8th class subject social, chapter number 2, natural vegetation and wildlife, जिसमें हम जैसे कि सभी जानते हैं कि प्रकृति में वनस्पति और जीव जंतु का समावेश होता है। या प्रकृति जो वनस प्राकृतिक वनस्पति और जीवमंडल के जो भूमि पर होता है, जिसके अंतर्गत केवल एक ही चीज़ नहीं होती, बल्कि जैसे कि आप ये पीछे नीचे चित्र देख रहे हैं जिसमें लेथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, और इन तीनों को मिलके एक बनता है बायोस्फीयर। मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल मिलके जीवमंडल बनाता है। जीवमंडल जैसे कि जीव जंतु को रहने का या सजीव लोगों को रहने के लिए एक जगह होती है जिसको हम भूमि कहते हैं। या प्राकृतिक तौर पे हम देखा जाए तो हमारे लिए प्रकृति में वनस्पति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। या उसी तरह से देख सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी हम जीव जंतु या पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ये जो देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और जिसके अंतर्गत हम लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फीयर, ये सभी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसके अंतर्गत जो भी ये सब एक दूसरे के अंतर्गत या उनकी आसपास में ये जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जीवित चीज़ों के लिए भौतिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। या जीवमंडल में जितने भी जीवन देने वाले सहायक जो तंत्र होते हैं वो उसको परितंत्र कहते हैं। या परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र का आकार, जैसे परिस्थितियाँ बनती है वो परितंत्र के द्वारा ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है। जैसे ये तालाब है, महासागर है, ये सब बातें हैं ना जीवमंडल में होती है, जल मंडल में होती है, और ये पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वेजिटेशन, जो वनस्पति जीव जंतु होते हैं, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और ये पारिस्थितिक तंत्र की सबसे बड़ी बहुमूल्य संसाधन, या जिसको रिसोर्स कहते हैं, बहुत वनस्पति और वन्य जीव पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये बहुत बड़ा संसाधन है। और ये पेड़ पौधे जानवर सब इस पर आश्रित रहते हैं या आश्रय लेते हैं। हवा में जैसे जो ऑक्सीजन है वो हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे द्वारा इसकी आपूर्ति करते हैं या उसकी पूर्ति करते हैं। पौधे सभी भोजन का स्रोत है। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी सजीव जीवों के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि जानवर इनको खाते हैं। भूमिगत जो पौधे होते हैं जो हमें जल उपलब्ध कराते हैं, और बढ़ती फसलों के लिए मिट्टी की रक्षा करते हैं। इसके अलावा पौधों में सैकड़े अन्य उपयोगिता, जड़ी बूटियों के लिए फसलें जो होती हैं, ये जो जड़ी बूटियों के लिए या भोजन के लिए हम सभी चीज़ों के लिए उपलब्ध कराते हैं। जो बस पौधे हैं और पेड़ पौधे जो पृथ्वी पर रहते हैं, पशु हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो अपना साम्राज्य या अपना जीवन जीते हैं। जीवन में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि दो भागों में बटा है जीव जगत। सूक्ष्म जीव जो कि एक अलग रहता है, और दूसरा होता है जो बड़े लगभग तीन जो लाइफ, जो कि एक वनस्पति राज्य होता है, या और दूसरा होता है जानवरों का राज्य, जिसमें छोटे छोटे जीव से लेके ये बहुत सारी प्रजातियों में विभाजित किया है। ये लगभग 3 लाख प्रजातियों में पेड़ पौधों को विभाजित किया है। 3 लाख प्रजातियां हैं जो कि पेड़ पौधों की प्रजातियों के रूप में हम देखने को मिलता है। उसके बाद जो 10 लाख प्रजातियां हैं
जानवरों की पृथ्वी पर मौजूद हैं। अधिकतर हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के रूप में के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये ज़मीन पर, और जो जानवर होते हैं वो ज़मीन की हवा, पानी या प्रकृति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पृथ्वी 3 स्थानों पे देखा जाए तो ये पृथ्वी 3 भागों में बटा हुआ है। आश्रय के लिए, मतलब रहने के लिए, खाने के लिए और ऊर्जा के लिए। तो ये सब एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहते हैं, एक दूसरे को लेते देते रहते हैंगे। और ये सब एक दूसरे के साथ रहने से पौधों की प्रजातियां या उनका जमाव वनस्पति के रूप में हम इनको जानते हैं। पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक या वनस्पति क्षेत्र बनते हैं जिसमें हजारों पेड़ पौधे या पशु पक्षी जो शामिल होते हैं। जलवायु के कारण जहाँ पर जिस प्रकार की जलवायु होती है वहाँ पर मनुष्य उसी तरह से अपना जीवन निर्वाह करता है, या पशु पक्षी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे जहाँ पे तापमान अधिक होता है तो वो वहाँ के उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान का वातावरण बहुत अधिक गर्म होता है तो वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, जैसे कि जो कि गर्मी को सोख सकता है, मरुस्थलीय भाग में चल सकता है। पानी की पीने के लिए उसको रोज़ ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी इसी तरह से हम ठंडे प्रदेश में देखी जाए तो वहाँ पर जैसे अपन बहुत याक ले लो, भेड़े ले लो, जो कि एकदम घने बालों वाले होते हैं, जो कि वो ठंडाई से बचने के लिए या ठंड से बचने के लिए अपने रूहों का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब अलग अलग जहाँ पर अलग अलग प्रकृति होती है वहाँ पर जीव भी अलग अलग तरह से होते हैं। तो जंगल में जो एक विशेष मिट्टी का जो तापमान होता है या उनके साथ जो कारक होते हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम मिट्टी के जो आवरण होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जलवायु हमेशा लगातार परिवर्तन होती है। और जो जंगल ये हमेशा, क्योंकि भारत देश में जितनी भी जलवायु वो विषम जलवायु हैं और जलवायु का परिवर्तन होना एक जंगल के लिए एक विशेष तरह का, अगर हम लगातार पानी गिरेगा तो पेड़ पौधे गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, पानी कम गिरेगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो इस तरह से जलवायु का परिवर्तन होता रहता है। तो ये जंगलों को एक विशेष अनुक्रम मिलता है, ये सर्कल मिलता है जिसके आधार पर दुनिया में कई वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किए जा सकते हैं। हम मुख्य तौर पे देख सकते हैं कि जैसे ग्रासलैंड है, वन है, टिंड्रा है, जो पृथ्वी की वनस्पति के रूप में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो ये एक सेकेंड। और ये वनस्पति अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के अलग अलग जंगलों में प्रकार से होती है। जैसे सदाबहारी वन, पर्णपाती वन, ये जंगल जो रहते हैं ये छोटे छोटे भागों में बटे रहते हैं। वनस्पति कई क्षेत्रों में की प्रजातियों में अलग अलग प्रजातियों में पाई जाती है। मूल रूप से हम प्रकृति के जो तंत्र होता है वो पारिस्थितिक तंत्र या इको सिस्टम के रूप से हम जानते हैं। ये केवल एक इकोसिस्टम में जो आता है वो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तार से हम जो की चर्चा करते हैं। वन का जो विवरण है आमतौर पर जलवायु के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि जलवायु वनों के विकास को निर्धारित करती है, या उनके जो उनमें विकास होता है वो मुख्य तौर से वनों के आधार पर होता है। जब प्रकृति वनस्पति को वृद्धि के रूप में हम देखते हैं तो नमी जो शहीद होता है वो जलवायु कारकों पर निर्भर रहती है। और दुनिया भर में जितने भी व्यापक या हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति की वनस्पति है मुख्य रूप से नमी और वाष्पलीय होती है। दुनिया भर के जितने भी वनस्पति या जंगल पाए जाते हैं वो वर्षा और तापमान के आधार पर ही दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं, क्योंकि दुनिया के जो प्रमुख भौगोलिक तौर पे हम देखते हैं जो जंगल होते हैं तो वहाँ पे जो अपन जैसे कि सदाबहारी वन पड़ा, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ये सारे जो पर्णपाती वन हैं या सदाबहारी वन हैं, तो ये जलवायु के आधार पर ही निर्भर होते हैं। जैसे उष्णकटिबंध सदाबहार वन, जो कि ये वन 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक उत्तर में, उत्तर दक्षिण की बीच में फैले हैं। यहाँ की जलवायु का जो क्षेत्र पाया जाता है वो अम, ये एक सेकेंड, जो यहाँ के जो जल अमेज़न बेसिन और जो अभी अमेज़न बेसिन को तो नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं। वर्तमान में जो दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वाले वन जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो अफ्रीका के जंगलों में ज़ेरे में पाए जाते हैं, जिसको हम कांगो के नाम से जानते हैं। और इसके जो मुख्य तौर पे हम देखें तो पूर्व मध्य में या अमेरिका पनामा के हिस्सों में कुछ जंगल ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा घने होते हैं। अब अमेरिका में के जो पनामा के कुछ हिस्से जो कोस्टा रिका और निकार्गो होंडरास, मुख्य रूप से जावा, बोर्निया, सुमात्रा में, मलेशिया के क्षेत्र में शामिल होते हैं। सिंगापुर में, न्यू गिनी और फिलीपींस में, भारत के भी पश्चिमी घाट और असम मेघालय में क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप लोगों ने देखा है कि ये 5 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण तरफ ये फैला हुआ है, जिसमें उष्णकटिबंध या सदाबहारी वन, जिसमें अमेज़न या बेसिन के नाम से ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे जलवायु के आधार पे संसार में ये पाए जाते हैं। जैसे संसार में ये कांगो के नाम से ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। पूर्वी मध्य में हम अमेरिका के जो ये जो आपको देशों के नाम दे रखे हैं और उसके आसपास के जंगलों के बारे में, उनके बारे में बताया जा रहा है।